हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको मात्र 25 प्रश्नों को बताने वाला हूँ कुछ जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, हर एक प्रश्न ध्यान से देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, यहाँ पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ, और अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के जो नोटिफिकेशन है डेली बेसिस पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ आपको बताना है कि क्या जो है भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ वर्षों में जो है भारत में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। और इसी गिरावट के लिए जो है दोस्तों कई कारक जो है इसके उत्तरदायी हैं, जिसमें आवासीय विखंडन और आवासों की क्षति जो है शामिल है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वन्य जीव गलियारों का संयोजन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका उपलब्ध शिकार में कमी और आपका ये है मवेशियों की चराई और प्राकृतिक वास का विखंडन, ये जो है ये सब इसके लिए खतरा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वन्य जीव गलियारों का संयोजन, इसके लिए खतरा नहीं है। तो बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बाघों की आबादी के लिए वन्य जीव गलियारों का संयोजन, ये चीज खतरा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स आप लोग जानते हुए चलिए, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हर एक प्रश्न में, लेकिन आप लोगों को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित मापक जो है वो कौन सी है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसी के द्वारा मापा जाता है देश के आर्थिक विकास को। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। आप सभी लोग परिचित होंगे हरित क्रांति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति जो है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी सन 1961 से 1966, कब दोस्तों, सन 1961 से सन 1966 ईस्वी के बीच प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। चलिए अगला प्रश्न है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है, यहाँ मतलब कहाँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में। ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, सुनटेक सिटी मॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। उसका नाम क्या है दोस्तों, आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए यदि कॉपी पेन साथ में रखे हैं। उसका नाम है सुनटेक सुनटेक सिटी। ये क्या है, सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है सुनटेक सिटी। ये सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां पर फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है आपका सिंगापुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है।
बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वेल्थम, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिसंघ यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मैंने 25 बार बताया है इसके बारे में, कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 25 बार मैंने मतलब कई बार ये प्रश्न बताया है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, भारतीय संविधान का जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में इसकी व्याख्या मिल जाएगी, वो भी भाग 2 में। ठीक है, और ये जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है निर्धारित करता है, वो कितनी निर्धारित करता है, आप सभी के ऑप्शंस में दिया गया है 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को 12 अनुसूचियां, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत से संबंध रखता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है अनुच्छेद 18, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए भारतीय संविधान माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, गलत युग्म को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए, पहले सबसे सही युग्म आप लोग छाट दीजिए, यहाँ पर सही सही क्या दिया गया है, गलत खुद ब खुद छट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ह्वेन सांग है ये चीन से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, और इम बतूता ये जो है मोरस्को से रिलेट करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। और मेगास्थनीज यूनानी है, ये भी बिल्कुल राइट है। और फाइयान जो है यहाँ पर आपका क्या है, मलेशिया। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि फाइयान जो है एक चीनी यात्री था, जिसने जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान जो है भारत की यात्रा करने के लिए आया था, और उसने जो है 399, ठीक है, वर्ष 399 के दौरान, ठीक है, भारत की यात्रा की, और वर्ष 414 में जो है अपने देश चीन लौटा था। ठीक है, तो फाइयान क्या था दोस्तों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से संबंधित था, और वो मूल चिन्हों की खोज के विचार के लिए भारत आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि फाइयान जो है मलेशिया का नहीं चीनी यात्री था। तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये कौन था, चीनी यात्री था। माउस से राइटिंग नहीं जा रहा है दोस्तों। चलिए वर्ष सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है राजा राम मोहन राय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथे को तेलुगु में लिखी गई है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जा गई है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश दोस्तों किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, गौतम बुद्ध को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसे आप लोग स्टार कर लीजिए क्योंकि मस्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तो वो है आपके गौतम बुद्ध। चलिए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, भूगोल से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो भूगोल से रिलेटेड ये जो प्रश्न है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला, समताप रेखाएं कहलाती हैं, जो कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं के रूप में जानी जाती हैं, समताप रेखाएं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनात को देखा जाता है। पहले सबसे आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए ध्यान से कि इसी में आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर अयनात जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे हम लोग किस दिन के नाम से जानते हैं, 21 जून के नाम से। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काफी सारे लोगों ने बताया भी है पहला ऑप्शन, ठीक है। और ये जो 21 जून होता है ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, और यह जो है तब घटित होता है जब सूर्य जो है प्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा के ऊपर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सही है, यहाँ पर कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, चार ऑप्शंस है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पहले ऑप्शन को 49वां समानांतर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में हुआ था, तो ये बिल्कुल राइट है। चलिए तटीय क्षेत्रों के निकट जो है आपको बताना है थल समीर, समुद्र समीर या थल तथा समुद्र समीर दोनों या तटों पर कम आबादी, इन सब में आपको बताना है कि तटीय क्षेत्रों के निकट जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहां जो दोस्तों थल समीर या समुद्र समीर के कारण या थल तथा समुद्र समीर दोनों के कारण या तटों पर कम आबादी के कारण जो है रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तटीय क्षेत्रों की बात हो रही है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है थल समीर के कारण रात के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है, तो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हवा जो है बर्फ वर्षक के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चिनकू, ठीक है। चिनकू के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो है चिनकू जो है, चिनूक जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है, तो चिनूक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हल्दी एक उपांतरित है, तना, जड़, पत्तियां या फल। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है तना है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हल्दी क्या है, ये एक तना है, ठीक है, तने निकाले जाते हैं, तो ये आपका हल्दी एक उपांतरित तना है। चलिए यह जो है 12मासी शाकीय पौधा है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और हल्दी के पौधे की पहचान जो है इसकी दो विशिष्ट विशेषताओं गांठदार जड़ और पत्तियों के रूप में की जाती है। तो ये सीधी रहती है इसके, तथा जड़ जो है निकले मोटे तने जो होते हैं एकदम सीधे रहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में हल्दी की जड़ जो है ये गूदेदार आयताकार कंद के रूप में होती है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक सिरे पर पतली सी एक गांठ बनी होती है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसकी पहचान यही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला, सूत्र
कड़ी का यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त में होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।